गहना, अरे गहना, कहाँ चली गई बिटिया? पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं दिख ही नहीं रही है। गहना की माँ राम दुलारी आवाज़ लगाते हुए बाहर आंगन में आ जाती है, मगर उन्हें कहीं पर भी अपनी बेटी दिखाई नहीं देती है, जिस कारण वो अपने घर के आसपास ही अपनी बेटी को ढूंढते हुए आवाज़ लगाने लगती है। गहना गाय भैंसों के बाड़े में उन्हें चारा डाल रही थी और वो चारा डालते हुए ही अपनी बछिया से बात करते हुए बोली, जल्दी से चारा खा लो गोरी, गाय की छोटी बछिया का नाम। आज हमें वैसे ही काफ़ी सारे काम हैं, ये लाने हम तुम्हारे साथ ज़्यादा समय ना ही बिता सके हैं, ना ही हम तुम्हें वापस से आकर चारा देने वाले हैं, इसीलिए पेट भरकर चारा खा लो। बोलते हुए ही गहना, जिसने घाघरा और चोली पहन रखी थी, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, आंखों में गहरा काला काजल, होठ एकदम गुलाबी जिस पर कुछ नहीं था, ठोड्डे पर 3 बिंदी काजल से बनी हुई, चेहरा एकदम सादगी से भरा हुआ। उतने में ही उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ पड़ती है, जो उसे ही आवाज़ लगाकर बुला रही है। गहना कहाँ चली गई? बोलते हुए ही उस राम दुलारी बाड़ी तक आ जाती है और बाड़ी में गहना को देख बोली, तू यहाँ पर है गहना, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। इतना बोलते हुए राम दुलारी अपनी बेटी के हाथ से चारा लेकर खुद ही गाय को देने लगती है। का हुआ माँ, तुम काहे हमें इतना जोर जोर से आवाज़ लगा रही हो? कछु हुआ है का? बोलते हुए ही गहना दूसरा चारा उठा सभी गाय को देने लगती है। कछु हुआ नहीं है, बस हम तो तुम्हें ये याद दिलाई खातिर आवाज़ लगा रहे थे, आज शहर से तो हर चुटकी बहन बिंदिया आ रही है, बस हम तुम्हें वही याद दिलाई खातिर बुला रहे थे। अम्मा, हमें सब याद है और हम भला ये बात कैसे भूल सकत है, आज हमारी छोटी बहन आने वाली है, इसीलिए तो अम्मा हमने आज खेत का सारा काम जल्दी ही कर लिया और अब गाय भैंस को दूसरी बार चारा भी दे रही है। अब आप चलो और घर जाकर आराम से बैठो, हम हमारी बिंदिया के लिए उसकी पसंद का सारा खाना सब बना लेंगे। अम्मा, तुम काहे इतना परेशान होती हो? इतना बोलते हुए ही गहना अपनी माँ का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। उधर शहर में चलो, किसी तरह से हमारे सारे एग्जाम ख़त्म हुए और अब हम फाइनली अपने घर वापस लौटकर जा सकते हैं। एक लड़की हीना अपनी सभी सहेलियों को देखते हुए बोली, तुम सभी को घर जाना है, तुम सब जाओ, पर हमें तो हमारे उस गांव के छोटे और गंदे से घर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अरे हमारा बस चले तो हम कभी भी उस जगह ना जाए। बिंदिया, जिसने जींस टॉप पहन रखी थी, वह अपनी सभी सहेलियों को देखते हुए बोली, तुझे अपने घर से इतनी चिढ़ क्यों है बिंदिया, जबकि हम सभी तो अपने घर जाने के लिए कितना ज़्यादा खुश हैं और कब से इस दिन का इंतज़ार भी कर रहे थे, कब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो और कब हमें घर जाने को मिले। बोलते हुए दूसरी लड़की काफ़ी खुश हो रही थी। बिंदिया, तुम लोगों को खुश होना है, हो लो और अपने घर भी चले जाओ, मगर हमने तो सच में सोच रखा है, अब हम उस गंदे से छोटे घर में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे हम पागल हैं क्या, जो उस गांव में जाकर चूल्हा चौके का काम करेंगे? वहाँ पर इतनी धूप होती है, हमारा रंग काला पड़ जाता है और वहाँ पर खेत में भी जाना पड़ता है, वह भी झुलसती हुई गर्मी में। ये खेती बाड़ी का काम ना हमारी उस गवार बहन गहना पर ही सूट करता है, हम पर नहीं। वैसे भी हम तो रानी बनकर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि किसी की नौकरानी बनने के लिए, इसीलिए हमें उस जगह बिल्कुल भी नहीं जाना है।
ये सारी बातों को बोलते हुए बिंदिया अपना अजीब सा चेहरा बना रही है। अच्छा, तुझे इतनी ही चिढ़ है अपने घर से और अपनी उस बहन से, तो फिर तू जाएगी कहाँ अब? बिंदिया की सहेली रीमा बोली। तुम सब उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैंने अपने लिए एक रईसजादे को पहले से ही देख रखा है, तो हमें किसी भी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हमारी उस गवार बहन की, तो हमें अपनी उस गवार बहन की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ तक हमें तो उसका नाम भी पसंद नहीं है। हमें ना अपनी बहन को देखते ही चिढ़ होने लगती है। जिसको देखो सारे गांव भर में बस गहना गहना लगाए रखता है। पक गए हैं हम उस गहना का नाम सुनकर। पता नहीं उस फोड़ गवार ने सब पर क्या जादू कर रखा है, जो सारे के सारे लोग बस उसे ही पुकारते रहते हैं, उसे ही याद करते रहते हैं। बोलते हुए ही बिंदिया काफ़ी गुस्से से अपनी बहन के बारे में बोल रही है। तुझे अपनी ही बहन से जलन होती है या तो उससे नफरत करती है? वैसे तेरे स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई और तेरे ये सारे महंगे सभी शौक तेरी बहन ही तो पूरे करती है। फिर भी तुझे अपनी बहन से इतनी नफरत है? एक दूसरी सहेली नेहा बोली। हमें कोई जलन नहीं है उस गवार से, और हम क्यों जलने लगे उस गवार से? वैसे भी उसके पास ऐसा है ही क्या जो हम उससे जले? हम दिखने में उससे सुंदर है, मॉडर्न है और पढ़े लिखे भी, मगर वो तो बस गांव की गवार जाहिल लड़की है, जिसे ना ही पढ़ना लिखना आता है, ना ही लोगों से बात करना। उसका और मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं आसमान हूँ तो वह ज़मीन है, तो फिर मुझे उससे किस बात की जलन होगी? इतना बोल बिंदिया शांत होकर अपनी उस सहेली को देखने लगती है, जिसने अभी उससे यही बात बोली थी। और रही बात हमारे महंगे शौक पूरे करने की या हमारी पढ़ाई में पैसा लगाने की, तो ये उसी का फर्ज है जो वह हमारे नखरे उठाए और हमारे महंगे शौक पूरे करे। वैसे वो हमारी बड़ी बहन है, वो हमारे शौक पूरे नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? बोलते हुए ही बिंदिया मुस्कुराने लगती है। सिंघानिया निवास, एक बड़ा सा आलीशान बंगला। अंदर कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे हैं। मिस्टर नीरज सिंघानिया, मधुर, मैंने सोचा है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मैंने तुम्हारे लिए लड़की भी देख रखी है, अपने दोस्त की बेटी जो संस्कारी और अच्छी है। और उससे भी बड़ी बात, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था, मैं अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से ही करूँगा। तो अब मेरे वादे को पूरा करने का समय आ गया है। बोलते हुए ही नीरज सिंघानिया अपने पॉकेट से 2 फोटो निकाल सामने टेबल पर रख देते हैं। मिसेज अलका सिंघानिया, ये क्या जी, आपने सालों पहले किया होगा कोई वादा अपने दोस्त से, उसके लिए क्या आप हमारे बेटे की जिंदगी खराब कर देंगे? आप क्या हमारे बेटे की शादी किसी भी अनपढ़ गवार लड़की से कर दोगे? अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हो तो हम पहले ही बता दें, हम इसमें आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। हमें हमारे बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, जो हमारे बेटे के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, कोई अनपढ़ गवार नहीं। बोलते हुए ही मिसेज अलका सिंघानिया थोड़ा नाराज हो जाती है और अपने पति से, मधुर, हाँ पापा, मोम बिल्कुल सही कह रही है, हम किसी भी गांव की लड़की से शादी करने वाले नहीं हैं।
अगर हमने किसी भी गांव की लड़की से शादी कर लिया तो पता नहीं हमारे दोस्त हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, और हम हमारा मजाक उड़ते बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। इसीलिए प्लीज़ आप ना अपना वादा अपने पास ही रखो। मधुर अपने पिता को देखकर बोला, अलका जी तू फिक्र मत कर बेटा, हम तेरे साथ हैं। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ पर तू चाहेगा। नीरज जी गुस्से में, तुम दोनों के लिए मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती, ना ही तुम दोनों की नज़रों में मेरी कोई इज्जत है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, हम ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर तुम दोनों माँ बेटे को जो करना है करते रहना। अपने पिता की बात सुन मधुर परेशान सा होते हुए बोला, पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमारे लिए सबसे पहले आप हो, उसके बाद कोई और है। बस हम ये नहीं चाहते पापा हमारे कारण किसी लड़की की ज़िंदगी खराब हो, क्योंकि आप जिस रामधन अंकल की बात कर रहे हो वो तो किसी गांव में रहा करते थे, और जहाँ तक हमें याद है तब हम 5 या 6 साल के रहे होंगे, तभी उनकी मौत हो गई। तो फिर आप किस वादे की बात लिए बैठे हो? इंसान जिंदा हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, पर जो वादा हम किसी से करते हैं उसे पूरा करना जरूरी है। और अगर हमने हमारा किया वादा पूरा नहीं किया तो हमें मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। बोलते हुए नीरज जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अपने पति को दुखी देख अलका जी भी काफ़ी दुखी होने लगती हैं। अपने माँ पापा को ऐसे दुखी देख मधुर टेबल पर रखी दोनों फोटो उठाकर देखता है तो उसमें 2 लड़कियों की फ़ोटो है। एक जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश है, तो दूसरी जो एकदम सीधी सादी मासूम सी है, जिसके चेहरे पर काफ़ी सारी मासूमियत तो है, मगर उसके पहनावे से ही वो किसी गांव की लड़की लग रही थी। मगर पहली वाली तस्वीर को देखते ही वो लड़की मधुर को पसंद आ जाती है, जिसे देखते ही मधुर अपने पिता से बोला, पापा हमें ये वाली लड़की पसंद है और हम इसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। बोलते हुए मधुर उस फोटो को अपने पिता के सामने कर देता है, जिसे देख नीरज जी थोड़ा उदास होकर बोले, एक बार तुम उन दोनों लड़कियों से जाकर मिल लो, सामने से देखने पर जो तुम्हें पसंद आए हम तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा देंगे, पर एक बार सामने से जाकर मिलो, बात करो, उसके बाद कोई फैसला लेना। अपने पिता की बात सुन मधुर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है पापा, आप हमें बता दीजिए ये दोनों हमें कहाँ पर मिलेगी, हम दोनों से मिल लेंगे, पर जो हमें पसंद आएगी हम शादी उसी से करेंगे। अपने बेटे की बात सुन नीरज जी हाँ में अपना सर हिला देते हैं। गहना के घर, अम्मा अभी तक बिंदिया आई नहीं, उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। उसके साथ वाली उसकी सभी दोस्तों आ गई हैं और हम कुछ लड़कियों से मिलकर भी आ गए हैं जो बिंदिया के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती है। गहना थोड़ा सा परेशान सा होते हुए बोली, हाँ मैंने भी देखी, बाकी सारी लड़कियां आ गई हैं सिवाय हमारी बिंदिया के। बोलते हुए गहना की माँ परेशान हो जाती है। अम्मा एक काम करते हैं, हम ना बिंदिया को फ़ोन लगा लेते हैं, उससे पता चल जाएगा बिंदिया अभी कहाँ तक पहुँची।
इतना बोलते हुए ही गहना अपना मोबाइल निकाल कर बिंदिया का नंबर डायल कर देती हैं। दूसरी तरफ बिंदिया अपने बॉयफ्रेंड के घर में आराम से बैठी टीवी देखते हुए चिप्स खा रही थी और उसी की बगल में उसका बॉयफ्रेंड विक्की बैठा हुआ था, जिसने बिंदिया को अपनी बाहों में भर रखा था। अभी बिंदिया टीवी देख ही रही थी, उतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन और उस पर दिख रहे नाम को देख बिंदिया चिढ़ते हुए बोली, इसे भी चैन नहीं होता, जब देखो तब बस हमें परेशान करते रहती है। बोलते हुए ही बिंदिया कॉल कट कर देती है। उठा लो, तुम्हारी बहन है, वैसे भी तुम आज घर जाने वाली थी, उसी लिए कॉल की होगी। हमारी फिक्र करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसे क्या लगता है हम उस छोटे से गांव में जाएंगे और जाकर उसके साथ खेती का काम करेंगे और धूप में चूल्हा चौका करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतना बोलते हुए ही बिंदिया वापस से आया कॉल भी कट कर देती है। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें अपनी ही बहन पसंद नहीं, तुम्हें अपना गांव पसंद नहीं। कहीं एक दिन तुम ऐसा ना बोलो कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं। बोलते हुए ही विक्की अजीब नज़रों से बिंदिया को देखने लगता है। हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी हमें ना सब कुछ बेस्ट ही चाहिए होता है। हमारी बहन चाहे वो कैसी भी हो, पर हमारी सारी जिदों को पूरा ज़रूर करती रहती है, चीज़ बेस्ट ही लेकर देती है। ठीक वैसे ही हमें जब कोई तुमसे भी ज़्यादा अमीर लड़का मिलेगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और उस लड़के से शादी कर लेंगे। जैसे ही बिंदिया इस बात को बोलती है, वैसे ही विक्की की आंखें गुस्से से बिंदिया को घूरने लगती है। अब हमें ऐसे घूर क्यों रहे हो? हम सच बोल रहे हैं, वैसे भी हमने बचपन से ही एक ही सपना देखी है, एक अमीर और रईस इंसान से शादी कर राज करना, और अब हम हमारा इस सपने को कभी टूटने नहीं दे सकते हैं। तुम्हारी नज़रों में बस पैसों की ही कद्र है ना बिंदिया, तुम्हारे लिए इंसान और उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। बोलते हुए ही विक्की वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। बिंदिया हंसते हुए, हाँ बिल्कुल सही बोले तुम, अभी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अभी तुम्हारे ही हैं। इतना बोल बिंदिया मुस्कुराने लगती है, मगर बिंदिया की बात सुन विक्की वहाँ से गुस्से में चला जाता है। गांव में अम्मा पता नहीं ये बिंदिया हमार फ़ोन काहे नहीं उठा रही। हमने कितनी बार फ़ोन लगा कर देख लिया है, मगर बिंदिया वो तो हमारा फ़ोन उठा ही नहीं रही है। तो फिक्र मत कर गहना, मैं गांव में शहर से आई लड़कियों से बात कराती हूँ, बिंदिया कहाँ है और किसके साथ है। इतना बोल गहना को बोलकर घर से बाहर निकल जाती है राम दुलारी, और गहना अपने दोनों हाथों को जोड़कर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हुए बोली, हमारी बहन की रक्षा करना भोलेनाथ जी, उसे हर मुसीबत से बचाना। बोलते हुए बिंदिया के लिए सब अच्छा ही सोच रही है। गहना अपनी छोटी बहन के लिए सब अच्छा ही सोचती है। तभी गहना का मोबाइल बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर गहना जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर उसे अपने कान से लगाती है। वैसे ही बिंदिया की थोड़े गुस्से से भरी आवाज़ गहना के कानों में पड़ती है। क्या है, क्यों परेशान करने के लिए कॉल करती रहती हो?
जब कोई तुम्हारा कॉल ना रिसीव करे तो समझ जाना चाहिए सामने वाला या तो बिजी है या फिर वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। इतनी बात तुम्हें समझ नहीं आती? यू इडियट, बोलते हुए ही बिंदिया थोड़ी गुस्से में है। नाराज काहे हो रही हो बिंदिया? हम तो तुझे ये लाने फ़ोन किए हैं क्योंकि अम्मा और हम दोनों ही त्योहार आने का कब से इंतज़ार कर रहे हैं और तुम आई नहीं, इसीलिए हमें त्योहार फिक्र हो रही थी। कब तक आओगी तुम बिंदिया? अम्मा कब से तुम्हारा आने का इंतज़ार कर रही है। बिंदिया चिढ़ते हुए, तुम्हें हमारे लिए इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम नहीं आ रहे हैं, हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया है और अब हम हमारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम नहीं आ रहे हैं। लो, तुम ये बात मम्मी को बता देना। और हाँ, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है तो तुम हमें 15,000 रुपये भेज देना। इतना बोल बिंदिया बिना अपनी बहन की कोई भी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। बिंदिया के ना आने से की बात सुनकर और उसके ऐसे कॉल कट कर देने से गहना को काफ़ी बुरा लगा, मगर वो अपनी छोटी बहन का हमेशा से ऐसा ही बर्ताव रहा है। सोचकर ज़्यादा नहीं सोचती है और अपने कामों में लग जाती है। रात के समय गहना और उसकी माँ दोनों ही खाना खा रहे हैं। तभी गहना की माँ अपनी बेटी गहना को देखकर बोली, गहना बिटिया, तुझे पता है तेरे बाबा के दोस्त जो शहर जाकर बस गए हैं और उनका वहाँ पर बहुत ही बड़ा कारोबार है। उन्होंने खबर भेजी है, वह कल हमसे मिलने आ रहे हैं। ये सब बोलते हुए ही गहना की माँ काफ़ी खुश होती है। गहना थोड़ा सोचते हुए, वही ना अम्मा जो बचपन में हमें प्यार से गुड्डो बुलाकर पुकारा करते थे। हाँ बिटिया, वही आ रही है और हमें तो लगता है इस बार वो अपने बेटे के लिए तो हर हाथ मांगे खातिर आ रहे हैं। बोलते हुए ही गहना की माँ काफ़ी खुश होती है। ये आप कैसी बात करत हो अम्मा? पहले तो हमें बिंदिया का ब्याह करना है, उसके बाद हमें आपकी सेवा करनी है और हमें कोनो शादी वादी नहीं करना है। तो आप बिंदिया के रिश्ते की बात करिए। वैसे भी बिंदिया की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और वैसे भी बिंदिया का तो हमेशा से सपना ही रहा है उसे शहर में शादी करे की है, गांव में ना ही। तो अब और कल जब अंकल जी आएंगे तो आप बिंदिया के रिश्ते की बात कर लेना। बोलते हुए ही गहना अपना खाना खाने लगती है। कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो बिटिया, हमेशा अपनी छोटी बहन के बारे में ही सोचती हो, मगर एक वो है कि जो कभी भी तुम्हें प्यार से अपनी बड़की बहन तक नहीं मानती, और एक तुम हो जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी ताकि तुम अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा सको। छुटकेपन से ही तुम हमारे साथ खेती के कामों में लग गई। सारे घर का काम और अब खेत का काम तुम अकेले ही देखती हो, ऊपर से अपनी बहन की हर छोटी से बड़ी ज़रूरत का ध्यान भी रखती हो। कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो। बोलते हुए गहना की माँ प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर देती है। अम्मा, तुम काहे हमरे लाने इतना परेशान हो रही हो? वो भगवान जी है ना हमरा लिए सोचे खातिर, तो आप बस अपना ध्यान रखो और हमारी बिंदिया के ब्याह के लाने तैयारी करना शुरू कर दो। बोलते हुए गहना काफ़ी खुश होती है। उधर शहर में बिंदिया आराम से विक्की के कमरे में बेड पर चढ़कर बैठी हुई थी और अपने मोबाइल में गहना के भेजे गए पैसे, जो उसने 15,000 मांगे थे, मगर गहना ने उसे 20,000 भेजे थे, जिसे देखकर बिंदिया काफ़ी खुश हो रही थी और अपने मन में सोच रही थी,
उसकी बहन कितनी बड़ी स्टूपिड है जो बिंदिया के बोलते ही उसकी सारी जिद पूरी कर देती है। ये सोचते हुए बिंदिया गहना की बेवकूफ़ी पर हंस रही है। तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? हमें हंसने का मन कर रहा है इसीलिए हंस रहे हैं। इतना बोल बिंदिया अपने बॉयफ्रेंड को अपना मोबाइल दिखाते हुए बोली, कल हमें शॉपिंग करने जाना है। देखो जरा हमारी उस बेवकूफ़ फुआड़ बहनों ने हमें पैसे भेजे हैं। बोलते हुए बिंदिया विक्की को अपना मोबाइल दिखा रही है। बिंदिया, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही पूरे 1 लाख की शॉपिंग करवाई है, तो तुम्हें अब क्या लेना है? और मुझे तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता, तुम चाहती क्या हो, करती क्या हो? क्यों तुम अपनी बहन को ऐसे परेशान करते रहती हो? विक्की घूरकर बिंदिया को देख रहा था। बिंदिया चिढ़ते हुए, अब तुम अपना भाषण देना बंद करो, हमें अब सोना है। वैसे ही हमें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। इतना बोल बिंदिया चादर ओढ़कर लेट जाती है। जिसकी इस हरकत को देख विक्की को बिंदिया पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, मगर वो बिंदिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और खुद भी बिंदिया के पास ही जाकर उसे हक कर सो जाता है। सिंघानिया हाउस। अलका जी अपने पति से बोली, ए जी, आपको क्या लगता है हमारा बेटा किसे पसंद करेगा? उस गांव में रहने वाली गवार लड़की को या उसकी छोटी बहन को? बोलते हुए ही वह सोच में पड़ जाती है। नीरज जी, अब ये तो मधुर ही डिसाइड करेगा उसे कौन पसंद आती है, पर हम बस इतना ही चाहेंगे हमारा बेटा सूरत पर न जाकर सीरत पर जाए और सही लड़की को पसंद करे। एक ऐसी लड़की जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार करे, उसका साथ हर हाल में निभाए। अलका जी, हमें तो बस हमारे बेटे की खुशी से मतलब है, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलते हुए ही अलका जी अपने पति के कंधे पर अपना सर रख लेती है। नीरज जी, मैंने राम दुलारी बहन को मैसेज भेज दिया है, मैं कल गांव आ रहा हूँ। आप क्यों जा रहे हो? लड़की मधुर को देखनी है तो वही चला जाएगा लड़की देखने। अपने किसी दोस्त के साथ आप क्यों परेशान होते हो? पर हमें एक बार खुद से भी देखना है, हमारे घर की बहू बनने के कौन लायक है, छोटी बहन या फिर बड़ी बहन? बोलते हुए ही वो कुछ सोचने लगते हैं। अगले दिन बिंदिया और विक्की दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में बड़े ही आराम से सो रहे हैं। तभी विक्की का मोबाइल जो साइड टेबल पर रखा था वो रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन विक्की अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर देखता है तो उस पर उसके डैड का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख विक्की जल्दी से फ़ोन उठाकर बेड से उतर जाता है। हेलो डैड। विक्की बेटा, जल्दी से पहली फ़्लाइट पकड़कर यहाँ हमारे पास आ जाओ बेटा। तुम्हारी दादी जी की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बस तुम्हें ही याद किए जा रही है। ये सब बोलते हुए ही विक्की के डैड काफ़ी परेशान होते हैं। डैड, ये सब कैसे हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? मैं अभी ही पहली फ़्लाइट पकड़कर आता हूँ। इतना बोलकर विक्की कॉल कट कर देता है और जल्दी से अपना बैग कवर्ड से निकालकर उसमें कपड़े भरने लगता है। अभी तक बिंदिया भी जाग चुकी थी।
जो विक्की को ऐसे कपड़े पैक करते देखकर बोली, विक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं मोम डैड के पास जा रहा हूँ। दादी जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो मुझे ही याद कर रही है, तो मुझे जाना होगा। इतना बोलते हुए विक्की बैग की चेन बंद कर बाथरूम में चला जाता है। मगर विक्की की बात सुन बिंदिया का मुंह बन जाता है और बिंदिया खुद से ही बोली, इस बुढ़िया को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, कभी भी बीमार पड़ जाती है। अगर मरना ही है तो एक बार में ही मर जाना चाहिए ना, क्यों ऐसे बार बार बीमार पड़कर मेरे विक्की को परेशान करती है। ये सब सोचते हुए बिंदिया का मुंह बन जाता है। कुछ ही देर में विक्की फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है और बिंदिया को देख बोला, बिंदिया, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना। तुम जाओ विक्की, और तुम भी अपना ध्यान रखना और मेरी फिक्र मत करो। बोलते हुए ही बिंदिया खुश होती है। विक्की बिंदिया के पास आ उसके माथे पर एक किस कर अपने घर से निकल जाता है। अभी विक्की वहाँ से गया ही था, जिसे सोचकर बिंदिया खुश हो रही थी कि तभी बिंदिया का मोबाइल भी रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन और स्क्रीन पे शो हो रहे नाम को देख बिंदिया के चेहरे पर चिढ़ भरे भाव आ जाती हैं। बिंदिया फ़ोन रिसीव कर थोड़ी गुस्से में बोली, क्या है गहना, क्यों सुबह सुबह कॉल कर मेरा मूड ख़राब कर रही हो? बोलते हुए ही बिंदिया गुस्से में है। ना ही बिंदिया, हम तोहार अम्मा है, और ये क्या तरीका है अपनी बड़की बहन से बात करने का? बोलते हुए बिंदिया की माँ थोड़ा नाराज़ सी होती है। मम्मी तुम हो, हमें लगा गहना है। खैर छोड़ो मम्मी, और ये बताओ तुमने हमें कॉल क्यों की? हमने गहना से बोल तो दिए थे हम गांव नहीं आ रहे हैं। वैसे भी हमने यहाँ पर एक नौकरी देख ली है, तो हम गांव नहीं आने वाले। बोलते हुए ही बिंदिया चिड़ी हुई है। हमें पता है, गहना ने कल ही हमें सब बता दी है, और हम ओला ने फ़ोन ना ही किए हैं, बल्कि हम तो तुम्हें ये बताने के लाने कॉल किए हैं। आज तोहरा से मिले खातिर एक लड़का आएगा, तो तू उससे मिल लेना, और अगर लड़का तुझे पसंद आ जाए तो हमें बता देना, हम तेरी शादी करा देंगे। बिंदिया हैरानी से, ये क्या बोल रही हो मम्मी? हमें किसी लड़के वड़के से नहीं मिलना है, ना ही हम किसी से मिलना चाहते हैं। हम किसी से नहीं मिलने वाली है, हम तुम्हें पहले ही बता रहे हैं। और अगर तुम्हें किसी की शादी करवानी ही है तो अपने उस गहना की करवा दो। वैसे भी तुम्हारी बेटी शादी के लिए ही बनी है और घर के कामकाजों के लिए, मगर हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो तुम हमारी शादी के सपने देखना छोड़ ही दो। बिंदिया ये सभी बातें एक सांस में बोल देती हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर बिंदिया की माँ बिंदिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर वो किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर बोली, देख बिंदिया, हमें कुछ नहीं सुनना है। आज तुझसे लड़का मिलने आ रहा है, तेरे कॉलेज के पास ही वाले कोनो खाने पीने की जगह पर, तो तुझे उससे मिलना ही होगा। और हाँ, अगर लड़का तुझे पसंद करता है तो तुझे शादी करनी होगी, और यही हमारा आखिरी फैसला है। और अगर तू शादी करने से या लड़के से मिलने के लिए मना करती है तो हम गहना से बोल देंगे, वो तुझे पैसे देना बंद कर देगी, और हम भी तो हर कोनो मदद ना ही करेंगे। इसीलिए चुपचाप से हमारी बात मानो और लड़के से जाकर मिल लो। वैसे भी लड़का शहर में ही रहता है और कोनो बड़की कंपनी में काम भी करता है। ठीक है मम्मी, हम लड़के से मिल लेंगे, पर हमें लड़का पसंद नहीं आया तो हम शादी नहीं करेंगे। फिर आप अपनी गहना की ही शादी उस लड़के से करा देना जिसे आप पसंद करते हो। और हाँ मम्मी, अब इससे ज़्यादा हम ना आपकी कोई भी बात सुनेंगे ना मानेंगे। ठीक है, बताओ हमें कितने बजे मिलने जाना है?
लड़के से बोलते हुए बिंदिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो अपनी माँ पर कोई एहसान कर रही है। उधर मधुर के घर। मधुर, तो तूने सच में सोच लिया है? तू अपने पापा के दिए सालों पहले वचन के लिए सूली चढ़ने को तैयार है और तू उन दोनों में से ही किसी एक लड़की से शादी करेगा। ये बोलते हुए ही मधुर का बेस्ट फ्रेंड वीरेन मुस्कुरा रहा है। हाँ, हमने सोच लिया है। वैसे भी हम हमारे पापा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारे लिए हमारे पापा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम उन दोनों लड़की से मिलेंगे, मगर शादी हम उस लड़की से करेंगे जो हमारे लेवल की हो, कोई बहन जी टाइप नहीं। बोलते हुए ही मधुर आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। तो तूने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तेरे साथ चलकर उस लड़की से मिल सकूं जिसे तू देखने जा रहा है? बिल्कुल। मुझे लगता है तुझे ये कोट उतार देना चाहिए और तुझे बस सिंपल तरीके से चलना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे तू कोई अमीर इंसान नहीं बल्कि कोई मामूली सा इंसान हो, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो मामूली सी नौकरी करता है अपना पेट पालने के लिए। मधुर हैरानी से, ये तो कैसी बात कर रहा है? तो बोलना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मेरे दोस्त, अगर तू ऐसे अमीर बनकर जाएगा तो ना चाहने वाली लड़की भी तुझे चाहने लगेगी। इसीलिए तू बस मामूली सा इंसान बनकर चल ताकि पता चल सके वो लड़की क्या चाहती है। उसे एक अमीर इंसान चाहिए या फिर एक पति चाहिए जो उसका साथ सारी जिंदगी निभा सके। बात तो तेरी सही है। तो ठीक है, पहले हम यहीं पर जो लड़की है उससे मिलने चलते हैं और देखते हैं वो क्या सोचती है शादी के बारे में। इतना बोल मधुर मुस्कुरा देता है। बिंदिया तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड के घर से बाहर निकलती है और किसी ऑटो को देखने लगती है। तभी उसे एक टैक्सी दिख जाती है जिसमें बैठकर बिंदिया अपने कॉलेज के सामने ही बने रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। बिंदिया खुद से ही बातें करते हुए बोली, मम्मी को क्या लगता है हम कोई गहना है जो उनकी सारी बातों को मानेंगे? हम उनकी कोई भी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। अगर लड़का विक्की से अमीर हुआ तो हम उसके बारे में सोचेंगे, पर अगर लड़का गरीब हुआ तो हम साफ साफ बता देंगे हम किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए हमें माफ़ करो और हमारी उस गवार बहन से शादी कर लो, पर हमें बख्श दो। बिंदिया खुद से ही बातें किए जा रही थी और थोड़ी ही देर में उसका कॉलेज भी आ जाता है, जिसे देख ऑटो वाला ऑटो रोक देता है और बिंदिया भी उसके पैसे देने के बाद रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाती है, जहां आने के बाद बिंदिया अपनी एक नज़र वहां पर बैठे सभी लड़कों की तरफ देखने लगती है, जो कुछ अकेले थे तो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। तभी उसकी नज़र लास्ट कोने पर बैठी दो लड़कों पर पड़ती है जो आपस में बातें कर रहे थे, जिन्हें देख बिंदिया खुद से बोली, लड़का तो यही होना चाहिए। वैसे भी मम्मी बोली थी लड़का अपने किसी दोस्त के साथ आने वाला है। इतना बोल वो दोनों लड़कों को देखने लगती है और उन्हें देख वैसे ही बोली, वैसे लड़के तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है, मगर हम इनकी गुड लुकिंग का क्या अचार डालेंगे? हमें तो एक ऐसे घर जाना है जहां जाने के बाद हम आराम से चैन की ज़िंदगी जी सके, वो भी किसी महारानी की तरह, एक दासी की तरह नहीं। इतना बोल बिंदिया बड़े ही अंदाज के साथ चलते हुए
उस टेबल की तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर पहले से ही मधुर और विनय बैठे हुए थे। उन दोनों के पास जाकर बिंदिया दोनों को देख बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर मधुर हो? जैसे ही बिंदिया इस बात को बोलती है वैसे ही मधुर की नज़र बिंदिया के सुंदर से चेहरे पर जाती है, जिसे देखते ही मधुर बस बिंदिया को ही देखते रह जाता है। इस समय बिंदिया ने एक बेहद खूबसूरत सी मिनी ड्रेस पहन रखी थी, जिसके साथ ही मैचिंग हिल और बैंगल जरूर थे। बिंदिया के चेहरे पर काफ़ी सारा मेकअप लगा हुआ था, मगर फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही कानों में बड़े बड़े वेस्टर्न झुमके पहने हुई थी। बाल खुले हुए थे जो उसकी खुली और गोरी पीठ को ढक रहे थे। कुल मिलाकर इस समय बिंदिया किसी एक्टर से कम नहीं लग रही थी। मधुर की तो जैसे नज़रें ही बिंदिया पर जम जाती है और वो बिना नज़रें झुकाए ही बस बिंदिया को देखने लगता है। जब वीरेन अपने दोस्त को इस तरह से बिंदिया में ही खोए हुए देखता है तो वो भी एक नज़र बिंदिया को देखता है, फिर वापस से अपने दोस्त को देखने लगता है। हाय, ये है मेरा दोस्त मधुर। इतना बोल वीरेन मुस्कुरा देता है। अपने दोस्त की बात सुन मधुर अपने होश में आता है और बिंदिया को देख मुस्कुरा देता है। बिंदिया एक नज़र मधुर को देखती है, जिसने बस एक सिंपल सी सफ़ेद शर्ट पहन रखी है और वो बस किसी मामूली सा एम्प्लॉय की तरह ही लग रहा था, जिसे देख बिंदिया का मुंह बन जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोली, मम्मी ने क्या हमें पागल समझ रखा है जो हम ऐसे गरीब भिखारी से शादी करेंगे? भले ये देखने में अच्छा है तो क्या करे, इसकी शक्ल का हम अचार थोड़ी डालेंगे। यही सब सोचते हुए बिंदिया मधुर को देख लेती है। सॉरी मिस्टर मधुर, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही बिंदिया इस बात को बोलती है वैसे ही मधुर और वीरेन एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखने लगते हैं। आप बोलना क्या चाहती हो मिस बिंदिया? मासूम सा फेस बनाकर बोली मिस्टर मधुर, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे आपसे बोलना ही पड़ेगा। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। पर क्या है ना, हम हमारी मम्मी को ये सब नहीं बता सकते हैं। अगर हमने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की तो हमारी मम्मी हमें काफ़ी ज़्यादा मारेगी, पीटेगी और हमारा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देगी। इसीलिए हम हमारी मम्मी से ये सब नहीं बोल सकते। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, प्लीज़ हमारी बातों को समझो और आप ना हमारी मम्मी से ये बोल दो हम आपको पसंद नहीं आए, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर मधुर। बोलते हुए ही बिंदिया काफ़ी ज़्यादा मासूम का सा फेस बनाई होती है। पर मैं क्यों मना करूं? आप भी तो बोल सकती हैं ना। बताए तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी मम्मी हमारी जान ही ले लेगी। वो क्या है ना, हमारी मम्मी गांव में रहती है तो पुरानी ख्यालातों वाली है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। पर आप ये बोल सकते हो हम आपको पसंद नहीं आए तो बात ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ मिस्टर मधुर। बोलते हुए ही बिंदिया की नज़र वीरेन की तरफ जा रही है, जो उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा है। बिंदिया की बात सुन मधुर कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, ठीक है मिस बिंदिया, मैं अपने घर में बोल दूंगा आप मुझे पसंद नहीं आई है। बोलते हुए ही मधुर की नज़र बिंदिया के सुंदर से चेहरे पर ही है। थैंक यू मिस्टर मधुर, थैंक यू सो मच। बोलते हुए ही बिंदिया काफ़ी खुश होती है और उस खुशी में वो वहाँ से चली हुई जाती है। जिसे जाते देख मधुर थोड़ा उदास सा हो जाता है। वीरेन, लगता है तुझे उसे देखकर पहली नज़र का प्यार हो गया है, जो तू इतना उदास हो रहा है। मधुर खोया हुआ ही, हाँ सही बोला तूने, मुझे बिंदिया को देखते ही उससे प्यार हो गया, मगर इस प्यार का क्या
जब बिंदिया किसी और लड़के से प्यार करती है। इतना सोचते हुए ही मधुर वापस से उदास हो जाता है। गांव में गहना के घर। गहना की माँ घर के आंगन में बैठी अपने गांव की कुछ औरतों के साथ बातें कर रही है। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी आवाज़ सुन राम दुलारी सामने की तरफ देखती है तो उन्हें अपने पति के पुराने दोस्त नीरज जी दिखते हैं, जिन्हें देखते ही राम दुलारी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से कार के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, भाई साहब आप। नमस्ते भाभी जी, कैसी हो आप। नीरज जी भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, हम तो बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आप बताइए आप सभी कैसे हो। हम सब भी ठीक हैं भाभी जी, बस आज सालों बाद अपने गांव की याद और अपने दोस्त के परिवार की याद हमें यहाँ खींच लाई। भाई साहब चलिए अंदर आइए ना। और राम दुलारी उन्हें पानी लाकर देती है। गहना बिटिया दिख नहीं रही कहीं। गहना खेत गई हुई है फसल में पानी देने, बस आती ही होगी। आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। राम दुलारी के इतना बोल लेते ही उतने में ही गहना भी खेत से आ जाती है। गहना जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, वैसे ही उसे सामने ही नीरज जी दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर गहना के कदम अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। राम दुलारी की नज़र जैसे ही गहना पर जाती है, वो उसे देखकर बोली, आ गई बिटिया तुम। जी अम्मा, हम आ गए। गहना ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। राम दुलारी मुस्कुरा कर बोली। अपनी माँ की बात सुन गहना नीरज जी के पास जाकर झुककर उनके पैर छू लेती है। उसके ऐसा करते ही नीरज जी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो गहना के सर पर हाथ रखकर बोले, सदा सुखी रहो बेटा। जिसे सुनकर गहना मुस्कुरा देती है। आप बैठिए अंकल जी, हम आपके लिए चाय बना कर लाए। इतना बोल गहना किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ वीरेन, तू ऐसे उदास मत हो। अब वो लड़की पहले से ही किसी और से प्यार करती है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमें कल उसकी बड़ी बहन को भी देखने जाना है। जब छोटी ऐसी है तो बड़ी कैसी होगी। मधुर, कैसी होगी। गांव की लड़की है तो गांव की लड़की की तरह ही होगी ना, एकदम गवार। पर क्या करे, अब इसने तो मना कर दी। अब लगता है हमें उस गवार लड़की से ही शादी करनी होगी। पता नहीं सामने से देखने में वो कैसे दिखती है। फोटो में तो अच्छी ही लग रही थी, अब कल सामने से देखने में पता चलेगा। मधुर उदास होते हुए बोला, वीरेन तू परेशान मत हो। तेरी किस्मत में जो लड़की लिखी होगी तुझे वही मिलेगी, तो फिर इतना परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सोच कल हमें गांव कैसे जाना है। मधुर, क्या मतलब कैसे जाना है। कार में बैठकर जाएंगे। इधर बिंदिया विक्की के घर वापस आने के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और उसे बड़े ही मज़े के साथ खा रही है। बिंदिया खुद से ही बोली, चलो पीछा छुटा उस लड़के से। वैसे भी वो लड़का हमारे लेवल का था ही नहीं। बोलते हुए बिंदिया के सामने मधुर का चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर बिंदिया वापस से बोली, वैसे सच बोलो तो लड़का था बड़ा ही स्मार्ट, पर हमें तो स्मार्ट नहीं बल्कि पैसे वाला लड़का चाहिए, जो उस लड़के के पास होंगे नहीं। वैसे भी वो जो कपड़े पहन कर आया था वो किसी सड़क से उठाए हुए कपड़े लग रहे थे। अब जो खुद ही सड़क से उठाए कपड़े पहनता है वो भला हमारे शौक क्या पूरा करेगा। दूसरी तरफ, एक रोटी और लीजिए ना अंकल जी।
वैसे भी अभी तो आपने ठीक से खाना खाए भी नहीं और हो गया बोल रहे हो। बोलते हुए गहना एक रोटी और थोड़ी सब्जी नीरज जी की प्लेट में डाल देती है। नीरज जी मुस्कुराकर, एक नहीं गहना बेटा, 2 रोटी खाऊंगा, और 2 ही क्यों, मेरा बस चले तो। मैं तो सुबह शाम रात बस तुम्हारे हाथों से बना इतना स्वादिष्ट खाना ही खाऊं। ये बोलते हुए नीरज जी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गहना, आप हमारी सच में तारीफ कर रहे हो अंकल जी, या बस ऐसे ही बातें बना रहे हो? गहना भी मुस्कुरा कर बोली, नीरज जी, मेरी बातें झूठी नहीं है बेटा, तुम चाहो तो अपनी माँ से पूछ लो। तुम खाना सच में काफ़ी स्वादिष्ट बनाती हो। अब तो मैंने सोच लिया है, जल्दी से तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले जाना है, ताकि मुझे रोज ही ऐसा अच्छा खाना खाने को मिले। गहना हैरान होकर, ये आप कैसी बात कर रहे हो अंकल जी? हम तो ठहरे गांव के गवार, हम कैसे आपके बेटे से शादी कर सकते हैं? पर हमारी छुटकी बहन है ना बिंदिया, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पढ़ी लिखी है। साथ ही वो शुरू से शहर में ही रही है और उसे शहर का रहन सहन सब वो अच्छे से पता है। तो आप हमारी छोटी बहन बिंदिया के लिए रिश्ता पक्का समझिए। वैसे भी हम कहाँ और आपके बेटे कहाँ। बोलते हुए ही गहना नीरज जी को देख रही है। नीरज जी, तुम्हारी छोटी बहन का तो हमें पता नहीं बेटा, पर तुम हमें हमारे बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद भी हो और उसके लिए परफेक्ट भी हो। वैसे भी रिश्ते दिल से निभाने चाहिए, ना कि ऊपरीपन से। और हमें हमारे बेटे के लिए पत्नी चाहिए, ना कि बाहर जाकर कमाने वाली कोई लड़की। इसीलिए हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। इतना बोल नीरज जी मुस्कुरा देते हैं और अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। मगर उनकी बात सुन गहना काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है और वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वैसे ही नीरज जी बोले, मैंने तुम्हारे बारे में सभी से काफ़ी कुछ सुना है बेटा, और आज तुम्हें देख भी लिया है। तुम जिस भी घर जाओगी उस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखोगी। और हाँ बेटा, कल हमारा बेटा मधुर आ रहा है तुमसे मिलने, तो तुम मुझसे मिलकर जो भी बातें करनी हो कर लेना, शर्माना नहीं। इतना बोल नीरज जी गहना के सर पर हाथ फेर वहाँ से चले जाते हैं। शाम का समय, अम्मा, हमने तो चाहा था हमारी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो जाए, मगर अंकल जी ने तो हमें पसंद कर लिया। अब हम क्या करें अम्मा, अब तुम ही कछु बताओ। अभी गहना परेशान ही हो रही थी, उतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है। उसकी आवाज़ सुन गहना अपना मोबाइल उठाकर कान में लगा लेती है। तभी दूसरी तरफ से बिंदिया बोली, हेलो गहना, मम्मी को बता देना जिस लड़के से उन्होंने हमें मिलने भेजा था हम उनसे मिल लिए हैं, मगर हमें ना वो लड़का पसंद नहीं आया, ना ही उस लड़के को हम पसंद आए, इसीलिए हम तुम्हें कॉल किए हैं। तो मम्मी को ये बात बता देना। और हाँ, एक बात और, हम ना अपने कुछ दोस्तों के साथ शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तुम हमें कॉल मत करना, क्योंकि वो क्या है ना, तुम हमें कॉल करके परेशान होती रहोगी और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हाँ, ध्यान से बता देना मम्मी को। इतना बोल बिंदिया बिना गहना की बात सुने ही कॉल कट कर देती हैं, जिसके ऐसा करने पर गहना बस हेलो हेलो करते ही रह जाती है। मगर जब उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती तब वो मोबाइल अपने कान से हटा कर देखती है तो कॉल कट चुका था, जिसे देख गहना मायूस होकर मोबाइल एक तरफ रख देती है। राम दुलारी, क्या हुआ बिटिया, क्या बोली उस बिंदिया ने? गहना उदास होते हुए, अम्मा, बिंदिया को लड़का पसंद नहीं आया है और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही है। तू काहे इतना उदास हो रही है? गहना, हमें तो पहले से ही पता है कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी जल्दी शादी
करने वाली थोड़ी है, और हमें लगता है तुम बड़ी हो तो तुम्हें ही पहले शादी करनी चाहिए। अगले दिन सुबह वीरेन कार से बाहर देखते हुए, वाओ सो वंडरफुल पैलेस है, ऐसी लोकेशन तो शूटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। कितना सुंदर गांव है ये। जब ये गांव इतना सुंदर है तो यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे होंगे। मधुर, अब जब तू यहाँ पर आ ही गया है तो देख लेना यहाँ के लोग किस तरह के हैं और कैसे रहते हैं। वैसे भी हम तो यहाँ कभी आए ही ना, पर क्या करें, हम अपने पापा से प्यार जो करते हैं और उनके प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक उनके पसंद की लड़की से शादी भी कर सकते हैं। वीरेन, वैसे इस गहना का घर कहाँ है? मुझे तो यहाँ पर बस हरे भरे खेत और लहराती हुई फसलें ही दिखाई दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और प्यारी लग रही है। मधुर, हमें क्या पता, बस पापा के कहने पर हम यहाँ पर आ गए हैं। पर कोई बात नहीं, पापा बोल रहे थे अगर हम किसी से भी पूछे गहना कहाँ रहती है तो कोई भी हमें उसके घर का पता बता देगा। वीरेन हंसते हुए, लगता है तेरी ये गहना काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस गांव में, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह। इतना बोलते ही वीरेन जोर से हंसने लगता है। मधुर चिढ़ते हुए, अपनी बकवास बंद कर, वो लड़की कोई मेरी नहीं है जो तू उसे मेरी बोल रहा है। वो दोनों बातें करते हुए ही जा रहे हैं, तभी उन्हें रास्ते में ही कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो पास ही लगे एक पेड़ से आम तोड़ रहे थे। जिन्हें देख मधुर अपनी कार रोक देता है और तेज आवाज़ लगा कर बोला, सुनो, ये गहना कहाँ रहती है? क्या तुम सभी हम गहना का घर कहाँ पर है बता सकते हो? जैसे ही मधुर अपनी बात पूरी करता वैसे ही वीरेन कार से बाहर निकलकर आम के पेड़ की तरफ जाने लगता है। जिसे ऐसे जाते देख मधुर बोला, कहाँ जा रहा है वीरेन? आम खाने। वैसे भी मैंने सुना है कि गांव के आम काफ़ी मीठे और अच्छे होते हैं, इसीलिए हम तो चले आम खाने। तू भी आ जाता। इतना बोल वीरेन छोटे बच्चों की तरफ जाने लगता है। जिसे अपनी तरफ आते देख एक लड़का उस लड़के की तरफ देखते हुए, आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो? और आपने अभी क्या बोला? किसके घर जाना है आप लोगों को? इतना बोल वो लड़का वीरेन और उसके पीछे ही आ रहे मधुर को देखने लगता है। वीरेन, हमने कुछ नहीं कहा, हमें तो आम खाने हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या तुम हमें कुछ आम दोगे खाने के लिए? चाहे तो मुझसे पैसे ले लेना। ये बोलते हुए ही वीरेन की नज़र पेड़ के ऊपर चढ़ी एक लड़की पर पड़ती है जो पेड़ की टहनी पर चढ़ी आम तोड़ रही है। मधुर बच्चों को देखकर, क्या तुम्हें गहना का घर पता है? हमें गहना के घर जाना है और हम शहर से यहाँ पर आए हैं। जैसे ही मधुर अपनी बात खत्म करता है वैसे ही वहाँ मौजूद सारे ही बच्चे एक साथ पेड़ की तरफ देखकर जोर से बोले, गहना दीदी जल्दी से नीचे आओ, कोई आपसे मिलने आया है, वो भी शहर से। इतना बोल वो सभी मधुर को देखने लगते हैं। बच्चों की बात सुन मधुर और वीरेन दोनों ही पेड़ के ऊपर देखने लगते हैं। तभी एक लड़की ऊपर पेड़ से नीचे कूद जाती है। जिसे ऐसे कूदते देख कहीं वो लड़की गिर ना जाए, सोच वीरेन जल्दी से उस लड़की के पास जा अपनी दोनों बाहें खोल लेता है। जिसके ऐसा करते ही वो लड़की पेड़ से कूदकर आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।